रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन इन नॉवल। एपिसोड 10। समर्थ सनम के पास आता है और कहता है, मैंने कहा था ना धोखा मत देना और तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा, किसी का भी नहीं। वह एक गोली फिर से सनम को मार देता है जो सनम के सीने में जाकर लगती है। तभी पीछे से कारण समर्थ के सिर पर वार करता है और समर्थ वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उसे पता नहीं चलता कि उसके ऊपर वार किसने किया था। तभी एकदम से अभिमन्यु होश में आता है और सनम को गोदी में उठकर बाहर भागने लगता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, क्योंकि वह जानता था अगर वह भाई हो जाए तो कभी सनम को नहीं बचा पाएगा। तभी करण ओम और अरुण जी के पास आता है और कहता है, फिक्र मत, और बहन के जाता है। ओम जब नीचे देखा है तो वहां समर्थ नहीं था। ये देखकर ओम चौंक जाता है, क्योंकि अभिमन्यु से कह कर गया था कि किसी भी हालत में समर्थ यहाँ से भागना नहीं चाहिए, और समर्थ वहां से भाग चुका था। अभिमन्यु अस्पताल की छत पर अपना हेलीकॉप्टर लैंड करता है और सनम को दे गोदी लेकर नीचे भागता है। सब लोग अभिमन्यु को जानते थे, इसलिए जल्दी से सनम को एडमिट कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अरुण जी और ओम बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि कब समर्थ वहां से गायब हो गया, और वह जानता था अब अभिमन्यु से छोड़ने वाला नहीं था। हॉस्पिटल सनम की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर सनम का ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन वह किसी भी चीज का रिस्पांस नहीं दे रही थी, और इस चीज से डॉक्टर बहुत परेशान थे। वह ये भी जानते थे उनकी एक गलती और उनकी जान जा सकती थी, क्योंकि अभिमन्यु आहूजा के गुस्से को हर कोई जानता था। लेकिन इस वक्त सनम की जान उनके लिए ज्यादा मायने रखती थी। 8 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक सनम की कोई खबर नहीं आई थी बाहर। अभिमन्यु की हालत बाद से बेहतर होती जा रही थी। अब पूरा मल्होत्रा परिवार वहां चुका था, लेकिन अभिमन्यु की हालत देखकर सबसे ज्यादा डर अगर किसी को था तो वह ओम था, क्योंकि वह जानता था उसकी एक लापरवाही ने समर्थ को वहां से भागने दिया था। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होती है और डॉक्टर बाहर आते हैं। अगर अभिमन्यु के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर आहूजा, मैं की तबीयत पहले से बेटर है और वह खतरे से बाहर है, लेकिन आपके लिए एक बैड न्यूज है। अभी मैं न्यू डॉक्टर की तरफ देखा है तो डॉक्टर कहते हैं हम आपकी वाइफ को तो बचा लिए, लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुनकर अभिमन्यु 4 कदम पीछे हट जाता है और कहता है, क्या कहा आपने? यस मिस्टर आहूजा, मैं 1.5 मंथ प्रेग्नेंट थी और शायद उन्हें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। अगर उन्हें नॉलेज होती तो इतनी लापरवाही नहीं करती। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु धाम से ब्रांच पर बैठ जाता है और कहता है, वह ठीक है ना? यस मिस्टर आहूजा, वह ठीक है। अभिमन्यु, डॉक्टर मेरी एक बात मानिएगा। यस, मेरी वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए कि वह प्रेग्नेंट थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसी कंडीशन में वह अपने मन में कोई स्ट्रेस ले। सो आप में से कोई भी मेरी वाइफ के आगे बच्चे का जिक्र नहीं करेगा। भाई, आप सबको बात समझा? अगर आप में से किसी की वजह से मेरी वाइफ को जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं उसकी जिंदगी मौत से भी ज्यादा दर्दनाक बना दूंगा। बच्चों की बात सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। किसी के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे अभिमन्यु को शांति दे, लेकिन अभिमन्यु इस वक्त भाव शून्य होकर ऑपरेशन थिएटर के गेट को देख रहा था, जहां से थोड़ी देर बाद सनम को बाहर लाया जाता है। सनम की हालत देखकर अभिमन्यु का गुस्सा अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, क्योंकि वह जानता है आज उसकी एक लापरवाही ने उससे उसका बच्चा उससे दूर हो गया और उसकी बीवी इस हालत में है। तभी सनम को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जा रहा था। तभी अभिमन्यु ओम और अरुण जी के पास आकर कहता है, मुझे बताए समर्थ कहाँ है, क्योंकि मैं उसे अपने बच्चों की मौत का बदला और सनम की हालत का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं शांति से नहीं बैठ सकता। ओम अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता वह कैसे वहां से भाग गया। उसका इतना सुना था कि अभिमन्यु ओम का कॉलर करके पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा? फिर से कहना। तुम्हें इंसान को नहीं संभाल पाए जिसने तुम्हारी बहन को आज इस हालत में पहुंचा दिया। तुम तो हो ही नहीं इस लायक कि तुम्हें भगवान पहन देता भी, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें 2 बहनें दी और 2 में से तुम किसी का ख्याल नहीं रख पाए। अरे यार, उसको पकड़ने के लिए बोला था मैंने तुम्हें। गुस्से में अभिमन्यु की हालत खराब हो रही थी। तभी एक नर्स भागते हुए अभिमन्यु के पास आती है और कहती है, सर, वह मैं की पल्स रेट बहुत गिरती जा रही है, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। अभिमन्यु भागकर अंदर कमरे में चला जाता है। उसके पीछे पीछे सब लोग आ रहे होते हैं। तब मैंने अचानक से पीछे मुंह करके कहता है, मैं आप में से एक भी की भी शक्ल अपने आसपास नहीं देखना चाहता, और तुम हो जब तक तुम समर्थ को ठोकर मेरे पास नहीं लेट हो तब तक अपनी शक्ल मुझे ये सनम को मत दिखाना। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो मुझे बता देना, क्योंकि अपने बच्चों की मौत का बदला और अपनी बीवी की इस कंडीशन का बदला मैं उससे ले लूंगा, लेकिन हाँ, उसके बाद तुम्हारा सनम के ऊपर कभी कोई हक नहीं होगा, क्योंकि तुम भाई कहलन के लायक ही नहीं हो। अरे तुम अपनी बहन के गुनहगार को पकड़ तक कर, क्योंकि तुम भाई कहलन के लायक ही नहीं हो। अरे तुम अपनी बहन के गुनहगार को थोड़ी देर संभाल नहीं पाई को अपनी बहन को कैसे संभाल लेगा? वहां से अंदर चला जाता है। जब अभिमन्यु सनम का हाथ पकड़ता है तो धीरे धीरे उसके दिल की धड़कनें शांत होने लगती है और पर गहरी
खामोशी में खो जाती है। डॉक्टर अभिमन्यु की तरफ देखकर करता है, मिस्टर आहूजा, आपको ज्यादा से ज्यादा समय के पास रहना होगा क्योंकि वह सिर्फ आप पर यकीन करती हैं और आपके आसपास होने से सेफ फील होता है। अभिमन्यु हाँ बोल देता है और डॉक्टर रूम से बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद अभिमन्यु सनम का हाथ पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम अब कभी भी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, तो आज मुझे अकेला छोड़कर जाने के बारे में तुमने सोचा कैसे? क्यों मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढते रहती हो? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, फिर भी तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम एक बार होस्ट में आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा और तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा जहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं होगा। तो मैं अपने सामने हर समय सिर्फ मुझे ही देखना होगा। तभी कोई गेट को नोट करता है। अभिमन्यु अंदर आने की परमिशन देता है तो नमन और कीर्ति अंदर आते हैं। सनम की ऐसी हालत देखकर कीर्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नमन भी दर्द और बेचैनी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगता है क्योंकि नमन की जिंदगी में अब अभिमन्यु और सनम के अलावा कोई नहीं था। अभिमन्यु कीर्ति की तरफ देखा है और कहता है, क्या तुम जानती थी कि सनम प्रेग्नेंट है? अभिमन्यु की बात सुनकर नमन और कीर्ति दोनों हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगते हैं। अभिमन्यु कीर्ति की हामी को समझकर जान जाता है कि प्रीति को भी कुछ नहीं पता था। तभी नमन अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, सर बच्चे ठीक तो है? अभिमन्यु नाम है अपनी गर्दन हिलाकर कहता है, नहीं, समर्थ ने मुझे मेरे बच्चे को छीन लिया और अब मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वह अपने पैदा होने पर भी तड़पेगी। उसकी बात सुनकर नमन करता है, सर तो चलिए ना उसके पास। अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, समर्थ ओम की पकड़ से भाग गया है। नमन हैरानी से अभिमन्यु को देखा है और कहता है, सर उन्होंने कहा और अपने मान लिया। आप जानते नहीं घूम कर को कि ओम कर अपने दुश्मनों को कभी खुद से भागने नहीं देते, और अगर समर्थ ओम सर की कैसे भागा है तो मतलब इन सर में ओम सर का हाथ जरूर होगा। नमन की बात सुनकर अभिमन्यु का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन उसका दिल ओम पर शक करने के लिए गवाही नहीं दे रहा था। लेकिन आप शायद अभिमन्यु के दिमाग में सबका बीच आ चुका था, जिसका अंजाम क्या होने वाला था ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो होगा वह बहुत भयानक होने वाला था। वहीं अस्पताल के बाहर अरुण जी, पूजा जी, नियति तीनों खड़े हुए ओम का इंतजार कर रहे थे। ओम पता नहीं अचानक हॉस्पिटल से कहाँ चला गया था। उन्हें भी अब सनम की चिंता हो रही थी क्योंकि वह जान चुके थे उनकी बेटी ने अपनी जिंदगी के साथ साथ अपना बच्चा भी खाया था। वहीं दूसरी तरफ एक पुराने घर में समर्थ घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और उसके पास बैठा एक आदमी उसकी ड्रेसिंग कर रहा था। समर्थ उसकी तरफ देखकर कहता है, तुमने मेरा साथ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपने अपनों के साथ धोखा कर रहे हो? वह आदमी कुछ नहीं बोलता है और समर्थ की ड्रेसिंग करने के बाद कहता है, ख्याल रखना अपना, और हाँ, यहाँ से बाहर मत निकलना क्योंकि अभिमन्यु तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अगर तुम अभिमन्यु आहूजा के हाथ लगे तो वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझे? समर्थ हाँ बोल देता है। वह आदमी वहां से जाने लगता है, तभी उसे पीछे से समर्थ की आवाज सुनाई देती है, तुम अपने ही दोस्त और अपनी बहन के साथ धोखा क्यों कर रहे हो? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं अभिमन्यु और ओम की दोस्ती की तो मिसाल दी जाती थी, आज वही दोस्त अपने दोस्त के खिलाफ जा रहा है और सबसे में बात अपनी बहन के ओम समर्थ की तरह मुड़ता है और कहता है, तुमसे जितना कहा गया है सिर्फ उतना करो, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे भेजे से अलग कर दूंगा मैं, समझा? और वहां से बाहर निकल जाता है। वही उसे घर के बाहर खड़ी नियति आती सारी बातें सुन चुकी थी क्योंकि वह भी ओम के पीछे पीछे यहाँ तक आई थी। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है और कहती है, तुमने बहुत गलत किया हो, तुमने मेरी बच्ची के साथ बहुत गलत किया है। अब इसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। तुमसे रिश्ता जोड़ने से पहले मेरा रिश्ता सनम के साथ था और तुमने जो सनम के साथ किया है ना, उसके बाद मैं कभी नहीं चाहती कि सनम तुम्हें अपना भाई माने और मैं भी तुमसे अपना हर एक रिश्ता तोड़ दूंगी क्योंकि कोई नहीं लगता तो मेरे। और वहां से चुपके से निकल जाती है और मैं रोड पर पैदल ही आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी वहां अचानक से गाड़ी आकर रुकती है और उसे गाड़ी में से एक लड़की बाहर आती है और कहती है, भाभी आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? नियति जब अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है तो उसके सामने सुरभि खड़ी थी। सुरभि को अपने सामने देखकर नियति उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। तभी गाड़ी से करण बाहर आता है। सुरभि नियति कई पीठ चलते हुए कहती है, क्या हुआ भाभी, बोलिए ना? नियति सुरभि से कहती है, सनम की जान खतरे में है सुरभि, और उसने अपना बच्चा भी खो दिया और अभिमन्यु ने पूरे मल्होत्रा परिवार से अपना रिश्ता खत्म कर दिया क्योंकि ओम की वजह से समर्थ वहां से भाग गया था। ये सारी बातें सुनकर सुरभि हैरान परेशान हो जाती है और कहती है, इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। नियति सुरभि के चेहरे को हाथ में लेकर रहती है, मेरी एक बात ध्यान से सुनो तुम दोनों। तभी कारण सुरभि के पास खड़ा हो जाता है, कहता है, कहिए भाभी,
तुम में से कोई भी कभी भी ओम के कहने से कहीं नहीं जाएगा। सुरभि हैरान होकर नियति को देखते हैं। नियति रहती है, वादा करो मुझसे। सुरभि रहती है, ठीक है भाभी, हम कभी भी भाई के कहने से कहीं नहीं जाएंगे। और एक बात, कभी भी ओम तुम्हें फोन करे तो उससे बात मत करना और उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। लेकिन भाभी ऐसा हुआ क्या है, वक्त आने पर जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे सनम के पास जाना है और सनम की हालात के बारे में अभिमन्यु को सब कुछ बताना है। करण नियति को अपनी गाड़ी में बिताते हैं और सुरभि को लेकर वहां से हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। वहीं अस्पताल में ओम पहुंच चुका था। जब वह पहुंचता है तो अपने माम पर पापा के पास जाकर कहते हैं, चलिए हम लोग आज ही वापस मुंबई जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर वह दोनों हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो ओम कहता है, अब ऐसे क्या आप मेरे से देख रहे हैं? जब अभिमन्यु नहीं चाहता कि हम उससे कोई रिश्ता रखें तो मियां रहकर करेंगे भी क्या? तभी वहां नियति, सुरभि और कारण आ जाते हैं। नियति से ओम कहता है, चलो हम अभी मुंबई के लिए निकल रहे हैं। नियति ओम का हाथ अपने हाथ से हटकर रहती है। मैं अपनी सनम को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। अभिमन्यु ने रिश्ता तुमसे खत्म किया है, मल्होत्रा परिवार से खत्म किया है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं अभी तक मल्होत्रा परिवार का हिस्सा नहीं बनी हूं। तो आप लोग जा सकते हो। मैं कहीं नहीं जा रही। फिर भी अपनी माँ के पास आती है और उनके गले लगाता रहती है, अपना ख्याल रखना माँ, और अस्पताल के अंदर चली जाती है। जब वह लोग सनम के वार्ड के बाहर पहुंचते हैं तो वहां नमन को देखकर सुरभि की आंखें नम हो जाती है। नमन भी सुरभि को देखकर अपनी नजरें फेर लेता है। तभी की थी वहां आती है और नियति को देखकर कहती है, आप लोग अभी तक गए नहीं? नियति सुरभि के पास आकर रहती है, सनम कैसी है? वह पहले से बेहतर है और खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है तो वह सो रही है और सलोनी के पास है। तो आप सब लोग घर चले जाए, हम लोग भी घर ही जा रहे थे। वह लोग वहां करके वहां से हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। चलते चलते अचानक नमन और सुरभि की नजरें एक दूसरे पर जाती हैं और दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन वह दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं रहते और वहां से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। शायद आज नमन और सुरभि के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए थे, या आने वाली दिन समय में दोनों के रास्ते एक होने वाले थे, ये तो आगे पता चलेगा। जब वह लोग सनम के वार्ड के बाहर पहुंचते हैं तो वहां नमन को देखकर सुरभि की आंखें नम हो जाती हैं। नमन भी सुरभि को देखकर अपनी नजरें फेर लेता है। तभी की थी वहां आती है और नियति को देखकर कहती है, आप लोग अभी तक गए नहीं? नियति सुरभि के पास आकर रहती है, सनम कैसी है? वह पहले से बेहतर है और खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है तो वह सो रही है और सलोनी के पास है। तो आप सब लोग घर चले जाए, हम लोग भी घर ही जा रहे थे। वह लोग वहां करके वहां से हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। चलते चलते अचानक नमन और सुरभि की नजरें एक दूसरे पर जाती हैं और दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन वह दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं रहते और वहां से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। शायद आज नमन और सुरभि के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए थे, या आने वाली दिन समय में दोनों के रास्ते एक होने वाले थे, ये तो आगे पता चलेगा। सब लोग अस्पताल से निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। वही नमन कीर्ति को लेकर अभिमन्यु के मेंशन आ जाता है। नमन, कीर्ति तुम गेस्ट रूम में जाकर आराम करो, मैंने सर्वेंट से आकर डिनर के लिए बोल दिया है। कीर्ति, ठीक है, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। नमन, उसके बाद हम साथ में ही डिनर करेंगे। नमन, ठीक है। वह दोनों अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं। नमन फ्रेश होकर सोफे पर बैठ जाता है और वाइन की बोतल निकाल कर ड्रिंक करने लगता है। नमन की आंखों के सामने बार बार सुरभि और करण आ रहे थे, उसे पता ही नहीं चलता इन सब में उसने हद से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी कीर्ति बाहर से आवाज लगाती है, लेकिन अंदर से नमन कोई जवाब नहीं देता। कीर्ति गेट खोलकर अंदर आ जाती है। वह देखती है कि नमन सोफे पर बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा है। कीर्ति, नमन आप यहाँ बैठे हो, मैं कब से आपको आवाज लग रही थी। चलिए चलकर डिनर कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर सो लीजिए, फिर हम दोनों को सुबह में हॉस्पिटल जाना है ना देखने के लिए कि मैं की तबीयत कैसी है। लेकिन नमन कीर्ति की बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर वह अपने कंधे पर हाथ रखकर उसे हल्का सा हिला देती है तो नमन अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। कीर्ति नमन से 2 कदम दूर खड़ी हो जाती है। नमन अपनी नशीली आंखों से कीर्ति को देखने से ऐसा लगता है कि कीर्ति की आंखों में खो गया है। नमन धीरे खड़ा हो जाता है और कीर्ति के करीब खींच लेता है, क्योंकि नमन कीर्ति में सुरभि दिखाई दे रही थी। जब सुरभि नमन से 2 कदम दूर जाती है तो नमन को लगता है कि सुरभि उसे छोड़कर जा रही है, इसलिए वह उसे खींचकर खुद के करीब कर लेता है। कीर्ति को समझ ही नहीं आया था कि अभी उसके साथ क्या हुआ। तभी नमन कीर्ति के बालों में हाथ डालकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे बहुत ही वाइल्ड लाइफ किस करने लगता है, क्योंकि उसकी आंखों के आगे बार बार वही सीन आ रहा था जब कारण सुरभि का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया था। नमन को बहुत जलन हो रही थी, इसलिए उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की सुरभि नहीं बल्कि करती है। लेकिन अभी नमन होश में ही कहा था जो उसे कुछ दिखाई देता। कीर्ति नमन को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन नमन उससे दूर जा ही नहीं रहा था। तकरीबन 15 मिनट बाद नमन कीर्ति के होठों को छोड़कर उसके गले में किसी और वाइट करने लगता है।
कीर्ति उसे छोड़ देने की भीख मांग रही थी लेकिन वह उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अचानक से नमन कीर्ति का टॉप फाड़ कर फेंक देता है। कीर्ति ने टॉप के अंदर कुछ नहीं पहना था इसीलिए वह ऊपर से पूरी नेकेड नमन के सामने हो गई थी। वह अपने दोनों हाथों से खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नमन ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और उसकी ब्रेस्ट को बहुत ही वाइल्डली काटने लगता है। कभी एक को काटता तो कभी दूसरे को। ऐसे ही आधे घंटे में कीर्ति की ब्रेस्ट से खून बहने लगता है लेकिन नमन उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। शायद आज नमन वह करने जा रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए था। अगली सुबह पता नहीं नमन खुद से नजरें मिला भी पाएगा या नहीं। नमन अपनी बेल्ट निकाल कर कीर्ति के दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांध देता है और फिर उसके पजामी को भी निकाल कर फेंक देता है। कीर्ति बहुत कोशिश करती है कि नमन उससे दूर हो जाए लेकिन नमन उससे दूर हो ही नहीं रहा था। नमन उसे उठाकर बेड पर पटक देता है और अपने सारे कपड़े निकाल कर कीर्ति के ऊपर आ जाता है। कीर्ति चिल्ला चिल्ला कर नमन को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि नमन ने उसके हाथ और पैरों को बांध दिया था और वह खुद को छुड़ाने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी। नमन उसके ऊपर जाकर एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है और बहुत ही वाइल्डली उसे किस और बाइट करने लगता है। इस वक्त नमन के अंदर शायद कोई जानवर आ गया था जो वह कीर्ति के साथ इतना सब कुछ कर रहा था। कीर्ति अब उसे खुद से दूर करते करते थक चुकी थी इसीलिए वह खुद को ढीला छोड़ देती है और जो नमन कर रहा था उसे करने देती है। लेकिन कीर्ति की आंखों के आंसू उसकी आंखों से निकलकर तक एक भी हो रहे थे और उसे जितना दर्द हो रहा था शायद उसे दर्द की कल्पना नमन कर भी नहीं सकता था। आज सुरभि के दिए धोखे का अंजाम कीर्ति को भुगतना पड़ रहा था। नमन जानवरों की तरह कीर्ति के साथ फिजिकल हो रहा था। कीर्ति का ये फर्स्ट टाइम था इसीलिए कीर्ति को हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। वह रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी लेकिन नमन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था आज वह अपने होश में था ही नहीं। पूरी रात नमन जानवरों की तरह कीर्ति के साथ फिजिकल होता रहता है और जब वह थक जाता है तो वह कीर्ति के ऊपर इस हालत में सो जाता है। नमन के रुकते ही हॉस्पिटल। अभिमन्यु सनम के होश में आने का इंतजार कर रहा था लेकिन सनम को अभी तक होश नहीं आया था। सुबह हो गई थी। अभिमन्यु नमन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नमन का नंबर लग ही नहीं रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग नमन का रूम। कीर्ति तो जाने कब की बेहोश हो चुकी थी जिस बात का नमन को एहसास तक नहीं था। अगली दोपहर 2 बजे नमन की नींद खुलती है तो उसे अपने सर में बहुत दर्द होता है। वह एकदम उठकर बैठता है तो उसे अपने नीचे किसी की होने का एहसास होता है। जब अपनी आंखें खोलकर नीचे देखा है तो कीर्ति की हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह एकदम झटके से कीर्ति के ऊपर से नीचे खड़ा हो जाता है। कीर्ति अभी भी बेहोश थी, उसे होश आया ही नहीं था। कीर्ति के पूरे शरीर को देखकर नमन का शरीर कांपने लगता है और वह अपनी बालों को मुट्ठी में पकड़ कर कहता है, कैसे किया मैंने यह? मैं इंसान था या जानवर? वह मैं कीर्ति के करीब कैसे चला गया? वह बहुत जोर देने की कोशिश करता है तब उसे रात के धुंधली धुंधली बातें याद आने लगते हैं। वह कीर्ति की तरफ देखा है तो उसकी आंखें नम हो जाती है क्योंकि कीर्ति की हालत इतनी खराब थी कि जिसका एहसास नमन को अब जाकर हुआ था। लेकिन कीर्ति के दर्द का एहसास नमन को अभी भी नहीं था। नमन बाथरूम में जाता है और बाथरूम में गर्म पानी भरकर बाहर आता है और कीर्ति को उठाकर उसे बाथटब में बैठा देता है। फिर धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी को साफ करता है, उसे नहलाकर बाहर आता है और बेडशीट चेंज कर कर कीर्ति को उसे पर लेट देता है और प्रोजेक्ट से एक नाइट ड्रेस लाकर कीर्ति को पहनकर खुद वॉशरूम में शॉवर लेने चला जाता है। ठंडा पानी के नीचे खड़े होकर नमन कल रात के बारे में सोच रहा था। उसे कल रात की सारी बातें क्लियर याद आ गई थी और आज उसे खुद पर गुस्सा और नफरत दोनों हो रही थी। क्यों वह एक लड़की के साथ इस हद तक गिर गया कि उसने उसे लड़की की मर्जी के बगैर उसके साथ वह सब कुछ किया और कितनी बुरी हालत कर दी उसकी। यही सब सोते हुए नमन सब्र लेकर बाहर आता है और कीर्ति के पास बैठ जाता है और कहता है, मैं बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, साथ किसी और की करने की सजा अनजाने में तुम्हें दे दी। लेकिन आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, अब यह नमन सिर्फ कीर्ति का रहेगा और आज के बाद नमन की जिंदगी में सुरभि का नाम और निशान नहीं होगा। फिर वह क्लोजेट में जाकर कपड़े पहनता है और अभिमन्यु को कॉल करता है। अभिमन्यु कब से नमन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा था और अभिमन्यु से बात करके कॉल रख देता है। फिर वही लेडी डॉक्टर को कॉल करता है, उसे तुरंत की तुरंत मेंशन आने के लिए बोलता है। आधे घंटे बाद डॉक्टर मेंशन आती है और नमन उसे कीर्ति के पास ले जाता है। वह कीर्ति को चेक करती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि कीर्ति की हालत सच में बहुत खराब थी। डॉक्टर नाम आंखों से कीर्ति का इलाज करती है और बाहर आकर नमन को जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम इंसान हो या हैवान? क्या किया है तुमने उसे बेचारी बच्ची के साथ? नमन कुछ नहीं बोलता और सर नीचे करके खड़ा रहता है। डॉक्टर रहती है, गुस्सा तो इतना आ रहा है ना कि अभी के अभी पुलिस में कंप्लेंट कर कर तो मैं अरेस्ट करवा दूं, लेकिन तुम सनम और अभिमन्यु सर से रिलेटेड हो इसीलिए तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन इस बच्ची का बहुत ख्याल रखो, वह बेचारी कल रात से बेहोश है। और वहां से चली जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर नमन को अब खुद से ही नफरत हो रही थी, तो एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है?
लेकिन नमन जानता था जब कीर्ति को होश आएगा तो कीर्ति को कैसे संभालेगा। यही सब सोते हुए नमन का सर दर्द करने लगता है, क्योंकि वह जानता था कीर्ति अब उसे इतनी नफरत करेगी कि शायद तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन वह कीर्ति की कितनी भी नफरत के बाद मौजूद भी कीर्ति को कभी खुद से अलग नहीं जाने देगा। एक बंद कमरे में एक लड़की को बंद करके रखा गया था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर जगह जगह जलने और काटने के निशान थे। ऐसा लग रहा था वह लड़की इस दुनिया में रहकर नरक की सजा काट रही थी। उसे लड़की ने ऐसा क्या किया था जो उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा था। वह लड़की दर्द से कराहते हुए कहती है, हे महादेव, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा आप मुझे इस तरह दे रहे हैं। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही कभी किसी का दिल दुखाया, तो मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। तभी उस कमरे के गेट को खोलते हुए एक लड़का और एक लड़की कमरे में दाखिल होते हैं। वह लड़की उस दूसरी लड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, कैसी हो मेरी प्यारी लिटिल सिस्टर, अच्छी होगी ना। मैंने इतना ख्याल जो रखा है तुम्हारा, लेकिन अब तुम अच्छी नहीं रहोगी, क्योंकि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही हो। मैंने तुम्हें यहाँ जिस वजह से कैद किया था, अब तो वह वजह ही खत्म हो गई। वह लड़की दूसरी लड़की की तरफ देखकर कहती है, क्यों किया तुमने, ऐसा क्या बिगाड़ा था मैं तो हमेशा तुम्हारा साथ देती थी ना। जब भी पापा भाई आपको कुछ बोलते थे मैं हमेशा आपका साथ देती थी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया दी। तभी वह दूसरी लड़की बोलती है, क्योंकि नफरत करती हूँ मैं तुझे, इतनी नफरत की शायद इस दुनिया में तुमसे ज्यादा नफरत मैं किसी से नहीं कर सकती। तुझे हर वह चीज मिली जिस पर मेरा हक था, तुझे सबका प्यार मिला, मुझे नहीं मिला। तू सबके लिए उनकी राजकुमारी थी और मैं सबकी आंखों का कांटा। तेरी मासूमियत देखकर कोई तुझे कुछ नहीं कहता था और मेरी छोटी सी गलती पर सब लोग मुझे हर समय समझते थे कि तू छोटी है और मैं बड़ी, तो हर चीज में मुझे ही क्यों समझना पड़ता था। मैं इसलिए सारी बात समझो, क्योंकि तुम उनकी सगी बेटी थी और मैं उनके भाई की बेटी। जब तक तुम उस घर में नहीं आई थी ना, तब तक वह सब लोग मुझे प्यार करते थे, मुझे राजकुमारी की तरह रखते थे और मेरी शादी राजवीर से करने वाले थे। लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब बदल गया, सब तुम्हें चाहने लगे, हर चीज तुम्हारे पास चली गई, यहाँ तक कि मैं जिससे प्यार करती थी उसकी शादी तुमसे कर दी गई और वह कभी मुझे एक नजर नहीं देखा था। वह तुमसे प्यार करने लगा, तुम्हारे हर एक बदतमीजी के बावजूद भी वह तुमसे कुछ नहीं कहता था। इसलिए मैंने ये सब ड्रामा रचा, क्योंकि मैं तुम्हें सबकी नजरों में गिराना चाहती थी, मैं तुम्हें सबसे अलग करना चाहती थी। और तुम्हें पता है, आज तुम्हारी अपनी फैमिली तुम्हें नफरत करती है और राजवीर, उसे तो मैं मार दिया, क्योंकि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी, लेकिन वह तुम्हारे पक्ष में था। उसका कहना था कि तुम कहीं नहीं गई हो, बल्कि तुम किसी मुसीबत में हो और मैं अपने लिए कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया और उसका इल्जाम भी तुम पर डाल दिया। अब तुम देखो, जो फैमिली कल तुम्हें सर आंखों पर बिठाती थी ना, आज वह फैमिली तुमसे बेइंतहा नफरत करती है। वह लड़की नजर उठाकर सामने देखती और कहती है, सिर्फ इसलिए आपने ये सब कुछ किया क्योंकि वह लोग मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मैं तो बचपन से कभी उनके साथ रही नहीं थी। मैं उन्हें 18 साल होने पर मिली तो वह मुझे वह प्यार देना चाहते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने सब खत्म कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा? अरे मैं तो आपका विश्वास करती थी, आपने जो बोला मैंने उसे ही सच माना, कभी राजवीर जी पर भी विश्वास नहीं किया। आप जो कहती गई मैं वह मानती गई। आपने कहा राजवीर का बाहर दूसरी औरतों के साथ चक्कर है, मैंने माना। आपने कहा यस मुझसे प्यार करता है, मैंने माना। आपने जो जो बोला मैंने हर बात आपकी मानी। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको राजवीर चाहिए था ना, तो एक बार आप मुझसे बोल तो देती, मैं खुद उसे तलाक दे देती। भीख नहीं चाहिए थी मुझे तुमसे और मैं अपना हक भीख में नहीं छीन कर लेना चाहती थी। और आज मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा पति, तुम्हारा परिवार और जानती हो तुम्हारा बच्चा भी। बच्चा वाली बात सुनकर वह लड़की जोर से चीखती है और कहती है, आपने ठीक नहीं किया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप तो बहन के नाम पर कलंक हो और ऐसी बहन इस दुनिया में किसी की भी ना हो। वह लड़की अपने बाल झड़कते हुए कहती है, मुझे कौन सी तुम्हारी बहन बना है? और तुम्हें पता है आज मेरी शादी हुई है यश के साथ और आज हमारी सुहाग रात है, तो तुम लाइव टेलीकास्ट देखना चाहोगी? तभी यश उस लड़की के कमर में हाथ डालता है और कहता है, बच्चे क्यों इसके साथ टाइम वेस्ट कर रही हो, मारो इसे, किस्सा खत्म करो इसका। तभी वह लड़की यश की तरफ देखती है और कहती है, मैं तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुमने मुझे धोखा दिया। जो तुमने अपने पति के साथ किया ना, मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम भी तो अपने पति की नहीं हुई, तो मैं तुम्हारा नहीं हुआ, तो इसमें कोई गलती तो नहीं है ना। और एक बात, मैं तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा से रागिनी के साथ था, उसी से प्यार करता था। मैं और रागिनी बचपन से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन तुम तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं, तो तुम्हें क्या पता होगा। तभी वह लड़की कहती है, अगर मैं यहाँ से बच के निकल गई ना, मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी रागिनी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकलने
दूंगी तब ना, और अपने हाथ में गन लेकर उस लड़की के ऊपर तान देती है और कहती है गुड बाय माय सिस्टर। एक के बाद 6 की 6 गोलियां उसे लड़की के सीने में उतार देती है। वह लड़की अपने मन में कहती है महादेव कभी मैंने अगर आपकी पूजा की हो, आपकी भक्ति की हो, तो मुझे एक मौका जरूर देना। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं समझूंगी कि आप एक पत्थर की मूर्ति हो जिसके अंदर ना तो जान है और ना ही जज्बात। इसी के साथ उसे लड़की की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। तभी उसे लड़की की आंख खुलती है तो वह देखी है पर एक बहुत ही खूबसूरत से गार्डन में थी। चारों तरफ बहुत सारे फूल थे और इस गार्डन के बीच में एक साया बैठा हुआ था। वह लड़की वहां जाती है और कहती है कौन हो आप? तो वह जो सामने बैठे थे वह कहते हैं मैं तो तुम्हारा आराध्या हूँ, तुम्हारा महादेव, जिसे मरते वक्त तुमने ये कहा था कि मेरे अंदर ना ही जज्बात है और ना ही अपने भक्तों के लिए दिल में कोई जगह। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारी जान चली गई और तुम्हारे साथ साथ बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसीलिए ये कायनात और कुदरत तुम्हें एक मौका देना चाहती है खुद को बदलने का और अपने आसपास के लोगों की किस्मत बदलने का। इसीलिए तभी लड़की हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है महादेव मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अपने दुख दर्द तकलीफ में हर समय मैं आपको याद किया, लेकिन कभी आपने मेरी मदद नहीं की। इसीलिए मरते वक्त मेरे मन में आपके लिए वह सारी बातें आ गई। तभी महादेव कहते हैं नहीं बेटी, तुमने जो कहा वह सच था। मैं भी सिर्फ उसी की मदद करता हूँ जो खुद की मदद करता है, और तुमने तो पहले ही अपने हथियार डाल दिए थे, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर देता? अगर तुम अपनी मदद करने की कोशिश करती तो मैं भी तुम्हारी मदद करता। फिर वह लड़की हाथ जोड़कर कहती है ठीक है महादेव, आगे से मैं ये चीज हमेशा याद रखूंगी कि मुझे पहले खुद की मदद करनी है, तभी कोई मेरी मदद कर सकता है। तभी महादेव कहते हैं तथास्तु पुत्री। वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अभिमन्यु को कॉल करता है। अभिमन्यु कब से नमन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा था और अभिमन्यु से बात करके कॉल रख देता है। फिर वही लेडी डॉक्टर को कॉल करता है, उसे तुरंत की तुरंत मेंशन आने के लिए बोलता है। आधे घंटे बाद डॉक्टर मेंशन आती है और नमन उसे कीर्ति के पास ले जाता है। वह कीर्ति को चेक करती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि कीर्ति की हालत सच में बहुत खराब थी। डॉक्टर नाम आंखों से कीर्ति का इलाज करती है और बाहर आकर नमन को जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम इंसान हो या हैवान, क्या किया है तुमने उसे बेचारी बच्ची के साथ? नमन कुछ नहीं बोलता और सर नीचे करके खड़ा रहता है। डॉक्टर रहती है गुस्सा तो इतना आ रहा है ना कि अभी के अभी पुलिस में कंप्लेंट कर तो मैं अरेस्ट करवा दूं, लेकिन तुम सनम और अभिमन्यु सर से रिलेटेड हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन इस बच्ची का बहुत ख्याल रखो, वह बेचारी कल रात से बेहोश है। और वहां से चली जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर नमन को अब खुद से ही नफरत हो रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जो हो गया था अब वह बदला नहीं जा सकता था। देखते देखते रात हो जाती है, लेकिन कीर्ति को भी होश नहीं आया था। तभी नमन के पास अभिमन्यु का कॉल आता है। नमन कॉल अटेंड करने स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में जाकर अभिमन्यु से बात करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रूम में कीर्ति को होश आ चुका था। वह अपनी खाली आंखों से कमरा को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा तो मर चुकी है, सिर्फ उसका शरीर जिंदा है। फिर वह उठकर बैठती है तो उसे चला भी नहीं जा रहा था। वह देखती है उसने इस वक्त एक शर्ट और लोअर पहना हुआ था। वह धीरे धीरे बेड से उठकर खड़ी होती है और कमरे में चारों तरफ अपनी नजर डालती है। जब कमरे में कोई दिखाई नहीं देता तो कमरे से निकलकर बाहर आती है और फिर मेंशन से बाहर निकल जाती है। नमन अभी भी अभिमन्यु को अपडेट दे रहा था। समर्थ के बारे में उसे पता ही नहीं चलता कि कब कीर्ति वहां से चली गई थी। रास्ते पर चलते चलते यही सोच रही थी, क्या उसने नमन से प्यार करके कोई गलती की? क्या नमन को उसकी चीखें, उसका दर्द, उसकी तबीयत दिखाई नहीं दी? यही सब सोचते हुए रोड पर पहुंच जाती है। तभी अचानक से कोई कीर्ति का हाथ पकड़कर पीछे खींच लेता है। कीर्ति जब पीछे देखती है, अपने पीछे ज्ञान को देखकर शॉक हो जाती है और एकदम से उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। ज्ञान कीर्ति का दोस्त। ज्ञान और कीर्ति दोनों अनाथ आश्रम में एक साथ रहते थे और एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। वह दोनों, ज्ञान कुछ महीनों से बाहर गया हुआ था। जब वह आज लौटा तो वह कीर्ति के फ्लैट पर गया था। जब वह वहां नहीं मिली तो वहां की सेक्रेटरी ने बताया जो इस वक्त कहाँ होगी। जब वहां जा रहा था तो उसे रास्ते में कीर्ति इस हालत में बीच रोड पर चलती हुई दिखाई दी, इसलिए उसने कीर्ति को पकड़कर अपनी साइड कर लिया। ज्ञान की एक सीक्रेट आइडेंटिटी है जो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। ज्ञान कीर्ति के पीठ को सहलाने लगता है और कहता है बताओ मुझे क्या हुआ है, लेकिन कीर्ति कुछ नहीं बोलती। ज्ञान कीर्ति को अपनी गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बैठता है, क्यों कीर्ति उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी, और वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। ज्ञान जब अपने घर पहुंचता है तो कीर्ति को रूम में ले जाकर लेट देता है और बाहर जाकर डॉक्टर को कॉल करता है। जब वह रूम में वापस जाता है तो देखता है कीर्ति को होश आ गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर आती है। डॉक्टर को देखकर कीर्ति गड़बड़ा जाती है और कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं कुछ चेकअप नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ज्ञान जबरदस्ती करके उसको डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर कीर्ति का पूरा चेकअप करने के बाद नम आंखों से बाहर आती है और ज्ञान से कहती है जिसने भी ये किया है ना, ज्ञान बहुत बड़ा पागल था। वह
ज्ञान को कुछ समझ नहीं आता है तो ज्ञान कहता है मैं कुछ समझ नहीं। डॉक्टर डॉक्टर ज्ञान के कंधे पर हाथ रखकर रहती है रेप किया है किसी ने उसका, वह भी बहुत बेदर्दी से, उसकी आत्मा तक मर गई होगी। डॉक्टर की बात सुनकर ज्ञान 4 कदम पीछे हट जाता है और दीवार से सबके खड़ा हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं तो मैं बहुत हिम्मत से काम लेना होगा वरना कीर्ति डिप्रेशन में चली जाएगी और फिर हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। ज्ञान खुद को संभालता है और डॉक्टर की कहानी बातें अपने दिमाग में बिठाकर कीर्ति के कमरे में आता है और उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है, जिसे कहता है बताओ कीर्ति कौन है, वह किसने किया ये। कीर्ति कुछ नहीं बोलते अपनी आंखें बंद कर लेती है। कीर्ति को कुछ ना बोलता हुआ देखकर ज्ञान भी कुछ नहीं कहता क्योंकि मैं जानता था इस वक्त कीर्ति की हालत ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब नमन बात करके आता है तो मैं पहुंचा तो वहां कीर्ति को ना देखकर पैनिक करने लगा था, लेकिन उसे कीर्ति कहीं नहीं मिली। उसने जा रहा था लेकिन कीर्ति कहीं नहीं मिल रही थी। नमन को पूरी रात हो गई थी कीर्ति को ढूंढते हुए, लेकिन उसे कीर्ति कहीं नहीं मिली। वह हताश, परेशान और हारा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था आज उसने अपना सब कुछ खो दिया। वहीं बैठ जाता है, फिर कुछ सोचकर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जब नमन हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखा है वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। नमन अभिमन्यु के पास जाता है और अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। सनम को अभी तक होश नहीं आया था, सनम अभी भी बेहोश की। अभिमन्यु नमन का हाथ पकड़कर बाहर लाता है और कहता है क्यों ढूंढ रहे हो तुम कीर्ति को, कल से कुछ हुआ है क्या? रहता है अभिमन्यु कहता है तुम्हें मालूम है ना, अगर मैं चाहूं तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा सच्चाई पता लगाने में। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मुझे सच सच बताओ। नमन भरे गले से कहता है सर मुझे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और इतने बड़े गुनाह की कोई माफी नहीं होती, सिर्फ सजा होती है। अभिमन्यु उसकी तरफ बहुत गौर से देख रहा था। आज उसे नमन एक हारा हुआ इंसान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई बचा ही ना हो। अभिमन्यु नमन की तरफ देखकर कहता है पूरी बात बताओ नमन, क्या हुआ है? नमन अभिमन्यु को सब कुछ बता देता है। नमन की बात सुनकर अभिमन्यु को इतना गुस्सा आता है तो नमन को 2-3 थप्पड़ मार देता है और उसका गला पकड़कर उसे दीवार में रहकर कहता है तुम इसे गलती कह रहे हो और यह गलती नहीं करना है, एक ऐसा गुनाह जिसे तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें इतना अच्छा इंसान समझता था। नमन तुमने क्या किया? तुमने लड़की के साथ जबरदस्ती की, कहाँ है करती? मैं नहीं जानता सर, जब मैं आपसे बात करने के लिए स्टडी रूम में गया उसके बाद वह कहाँ चली गई पता नहीं। मैंने पूरा शहर, हर एक हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सब कुछ चेक कर लिया, वह कहीं नहीं है और नहीं शहर के किसी से सीसीटीवी में है। अभिमन्यु गुस्से और नफरत से नमन की तरफ देखकर कहता है जानता है आज तक मुझे लगता था दुनिया में कोई इंसान गलती कर सकता है लेकिन मेरा दोस्त नमन नहीं कर सकता, लेकिन आज तूने जो गलती की है ना, अरे से तुमसे बताते हुए भी शर्म आ रही है। जा ढूंढ की थी को और अपनी गलती मान, जो सजा देगी थी उसे सजा को। जिस दिन कीर्ति थी तुझे माफ कर देगी ना, उसी दिन मैं भी तुझे माफ कर दूंगा। और हाँ, मैं नहीं चाहता ये बात बाहर जाए और कीर्ति की कोई बदनामी हो, इसलिए जो करना है सोच समझ कर करना, वरना तू जानता है ना तुझे मरने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। और अगर यह हरकत किसी और ने की होती अब तक मैं उसे जमीन में गिर चुका होता, लेकिन तुझे एक मौका दे रहा हूँ, जा ढूंढ कीर्ति को, माफी मांग, उसे अपने गुनाह का प्रायश्चित कर। और हाँ, अगर वह तुझे माफ ना करे ना तो सिर्फ फोर्स मत करना क्योंकि तुझे सजा देना उसका हक है। अगर वह तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करती है ना तो मैं उसके साथ हूँ, हर एक कदम पर मैं उसको सपोर्ट करूंगा। नमन की आंखों में बह रही आंसू अभिमन्यु को कमजोर कर रहे थे, लेकिन वह जानता था कि नमन में जो किया है उसकी कोई माफी नहीं। और अभिमन्यु नमन की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। भाई अभिमन्यु सनम के पास आकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कब तक सोने का इरादा है तुम्हारा? बीवी उठ भी जाओ यार, तो मैं भी टूटने लगा हूँ। धीरे धीरे मेरे सारे अपने मुझसे दूर जा रहे हैं, पहले पूजा फिर ओम अंकल आंटी तुम, और आज नमन भी चला गया। तुम्हें पता है ना हमने जो गुनाह किया है ना उसके लिए मैं क्या तुम भी उसे माफ नहीं करती? इसीलिए कह रहा हूँ उठ जाओ सनम, कीर्ति को और मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम सोती रहोगी ना तो सब कुछ बिखर जाएगा और फिर तुम कुछ नहीं संभाल पाओगी। मैं तो पहले ही पूजा की वजह से परेशान था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं अपना सब कुछ खो रहा हूँ। पहले मेरी बहन इतना बड़ा गुनाह करके चली गई, एक वही तो थी मेरी दुनिया में, मेरा सब कुछ, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा चली गई। तुम सब लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो, याद रखना जिस दिन मैं किसी को छोड़कर गया ना तो कभी वापस नहीं आऊंगा। सनम के हाथ को अपने फोटो से चुनकर वहीं बैठ जाता है। फिर डॉक्टर आकर सनम को चेक करते हैं और अभिमन्यु को कुछ बताकर बाहर चले जाते हैं। अभिमन्यु वहीं बैठा बैठा जो हो रहा था उसके बारे में सोच रहा था। तभी उसके एक आदमी का फोन उसके पास आता है और वह बताता है कि उससे पहले समर्थ को लेकर एयरपोर्ट गया है। अभिमन्यु कहता है ठीक है पीछा करो उसका, और हाँ समर्थ और ओम एयरपोर्ट से कहीं नहीं जाने चाहिए, समझे? तभी अभिमन्यु सनम के सिर पर हाथ रखकर कहता है जा रहा हूँ तुम्हारे को गुनाहगार को सजा देने, और एक मेरी बात याद रखना, जब तक मैं लौट के आऊं तुम मुझे होश में मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे गुस्से को सिर्फ तुम ही शांत कर सकती हो।
इसलिए जब तक मैं लौट कर आऊं मुझे तुम मेरे सामने चाहिए। हंसती मुस्कुराती हूँ वहां से निकल जाता है। उसे फ्लो पर इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अभिमन्यु फुल स्पीड में गाड़ी को एयरपोर्ट की तरफ भाग रहा था, तभी वह देखता है उसके साइड में एक गाड़ी और फुल स्पीड में चल रही थी। उसका शीशा नीचे करके देखता है तो उसके साथ जो चल रहा था वह नमन था, और नमन किसी भी कीमत पर अभिमन्यु को अकेले नहीं छोड़ सकता था। इसलिए इस वक्त को अपनी गलती पर सबको भूलकर अभिमन्यु के साथ खड़ा था। 1 घंटे का रास्ता बोल 20 मिनट में पूरा करके एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। तभी बोलो वही देखने लगते हैं कि ओम समर्थ को कुछ कागज और पैसे दे रहा था। ये देखकर अभिमन्यु को इतना गुस्सा आता है, वह अचानक जाकर समर्थ की गर्दन पकड़ लेता है और नमन हम को पकड़ लेता है अपने सामने। अभिमन्यु को देखकर समर्थ की जान हलक में आ जाती है। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अभिमन्यु की पकड़ इतनी ज्यादा थी कि वह उसके हाथ को मिला भी नहीं पा रहा था। वही सारे बॉडीगार्ड जाकर उन लोगों को खेल लेते हैं जैसे एयरपोर्ट पर जो भी लोग थे वह सब न देख पाए और वहां से उन दोनों को लेकर निकल जाते हैं। एक खंडार नमाज जगह पर समर्थ और ओम को बंद कर रखा गया था। अभिमन्यु राजा की तरह कुर्सी पर पैर पैर पर चढ़ाई बैठा था और बोलता है, बोलो क्यों धोखा दिया मुझे, क्यों गद्दारी की मेरे साथ? दोस्त है ना तुम तो मेरे को भी बचपन के इतना बड़ा धोखा दिया। अब तो मुझे लगता है पूजा का गायब होना भी तुम्हारी शादी थी। ओम अपने चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान लाकर कहता है, हाँ उसे मैं नहीं भेजा था क्योंकि उसे मेरा सच पता चल गया था। उसे पता चल गया था कि मैं ओम नहीं हूँ। उसके मुंह से यह बातें सुनकर अभिमन्यु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। तुम नकली? ओम उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ मैं वह नहीं हूँ। मैं कौन हूँ पता कर लो। और एक बात और मेरे पास है, और पूजा को तो मैंने वह सजा दी है कि वह ऊपर भी होगी ना तो उसकी बहू पहुंच जाती होगी। मेरी शक्ल देखकर उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर अभिमन्यु को गुस्सा आने लगता है। फिर बस समर्थ की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि यह तुमने ऐसा, क्योंकि मैं सनम से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर मैंने ये सब किया तो इसमें कुछ गलत नहीं किया। प्यार और जंग में सब जायज है। अभिमन्यु समर्थ का गला पकड़ कर कहता है, प्यार और जंग में सब जायज होता है लेकिन किसी की जान लेना यह नहीं होता। प्यार तो अपने पार्टनर की खुशी में खुश होना होता है, लेकिन तू ये सब कुछ नहीं समझेगा क्योंकि तुम पहले से ही पागल था। उसकी ऐसी बातें सुनकर समर्थ प्रकार होने लगता है और पागलों जैसी हरकत करने लगता है। तभी अभिमन्यु नमन को कुछ इशारा करता है तो नमन उसके पास बहुत सारा सामान लाकर टेबल पर रख देता है। अभिमन्यु एक गार्ड को इशारा करता है तो वह घाट मिर्ची का पैकेट उठाकर समर्थ की आंखों में भर देता है। समर्थ की आंखों में मिर्ची जाते ही समर्थ एक दिल दहलाने वाली आवाज पूरे खंडहर में गूंज जाती है, लेकिन वहां खड़े किसी भी आदमी को उसे आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन समर्थ बगल में बैठा वह उसकी हालत देखकर अंदर से बहुत डर गया था, क्योंकि वह जानता था उसकी हालत तो इससे भी ज्यादा बुरी होगी। लेकिन मैं अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देता है। तभी अभिमन्यु समर्थ के एक हाथ को टेबल पर रखकर चाकू से उसकी 5 उंगलियां काट देता है। एक बार फिर समर्थ की दिल दहलाने वाली आवाज पूरे खानदान में गूंज जाती है। धीरे धीरे करके अभिमन्यु समर्थ के शरीर दही फेंक देता है। समर्थ की ऐसी हालत और अभिमन्यु का गुस्सा देखकर ओम की सांस सही अटक गई थी। वह जान गया था उसकी हालत तो समझ से भी बड़ी होने वाली थी। वहीं अभिमन्यु का चेहरा पूरा खून से सुना हुआ था, उसके कपड़ों से खून टपक रहा था, उसकी आंखें उससे लाल हो रखी थी। उसे देखकर वहां खड़े उसके गार्ड भी एक बार को डर गए थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।